नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय मालाराम सर पर। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि आपको रोज़ हरियाणा जीके की क्लास मिलेगी, क्योंकि अपन ने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था 16 अगस्त से हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी के लिए, जिसमें अपन इतिहास पढ़ रहे थे। कुछ इंडिया का इतिहास भी उसमें रिलेटेड और कुछ हरियाणा का इतिहास भी। बाकी जो भी एक एक चीज़ होंगी हरियाणा के इतिहास के बारे में, वो आपको बिल्कुल सिक्योर तरीके से बताई जाएंगी। तो अपन ने सिंधु घाटी सभ्यता कल देख ली थी। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। अपन ने पिछली क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता पूरी देख ली थी। इसकी एक एक चीज डिटेल से पढ़ ली थी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, हड़प्पा की खोज किसने की थी, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मर्तकों का टीला उसे कहा जाता है। इसके अलावा इसके चारों कोण देख लिए थे अपने। जो सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, भाई आलमगीर कहाँ पे पड़ता है, दायमाबाद कहाँ पड़ता है, अपने उत्तर में कहाँ तक जाती है, पश्चिम में कहाँ तक जाती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक डिटेल से बता दी थी। ये कौन सी सभ्यता थी, नगरीय थी या फिर ग्रामीण थी, ये बात ही बता दी थी। यहाँ से क्या क्या मिला था, नर्तक करती मूर्ति मिली थी अपने को। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन ने एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल से अपन पिछली क्लास में देख ली थी। आज पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता जी? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। इन दोनों सभ्यताओं से एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे HSSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, लगभग जीके का 1% पक्का पूछते हैं यहाँ से। वैदिक सभ्यता की अगर अपन बात करें तो इसका कार्यकाल कितना, मतलब कि किस काल में विस्तार था इसका? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। कहां से कहां तक इसका कार्यकाल क्या था? इसका कार्यकाल मतलब कि ये किस समय के अंदर पनपी थी? वो थी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। देखो, इतनी पुरानी कोई भी चीज होती है उसको पता लगाने के लिए अपन रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का इस्तेमाल करते हैं। एक तकनीक है रेडियो एक्टिव C14, उसके तहत अपन किसी का भी उम्र निकाल सकते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने थोड़े दिन पहले प्राणवायु देवता एक योजना निकाली थी, जिसमें जो पेड़ 75 साल से ऊपर के उनको पेंशन वगैरह देने का सिस्टम बनाया था। तो उसकी उम्र निकालने के लिए भी रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का यूज करते हैं। तो किसी की लंबी उम्र निकालने के लिए, क्यों कितने साल पहले थी, कितने साल पहले पनपी थी, उसके लिए अपन कार्बन C14 का यूज करते हैं। तो कार्बन C14 का यूज किया गया था। उससे पता लगा कि जो वैदिक सभ्यता थी ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का बीच का कार्यकाल रहा था। तो इसके बीच में कार्यकाल में पनपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने आपको बताया था 2350 से 1750 बताया था आपको। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बताया था 2350 से 1750 के बीच में पनपी थी। और वैदिक सभ्यता को मैं बता रहा हूं 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आगे बात करें अपन वैदिक सभ्यता की, इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। क्या कहा जाता है जी? आर्य सभ्यता। क्या कहा जाता है? आर्य सभ्यता। देखो जी, इसकी देखते हैं मेन चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। वैदिक सभ्यता को वैसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तर वेद, एक तो ऋग्वेदिक। एक तो है ऋग्वेदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? ऋग्वेदिक। दूसरी है उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक काल। एक है ऋग्वेदिक काल। इस काल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वेदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ये तो थी 1500 से लेकर 1000 तक, 1500 से लेकर 1000 BC, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल था यह था 1000 से 600 तक। इसकी बात करें तो इसके अंदर केवल ऋग्वेद पनपा था। क्या जी? ऋग्वेद था। और इसकी बात करें तो बचे 3 वेद और हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीनों वेद थे, ये इस टाइम के हैं। और ऋग्वेद है वो 1500 से 1000 का टाइम का है। चलो इस वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं वैदिक सभ्यता। सबसे पहले जो वैदिक सभ्यता है, इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी टाइम पर वेदों की रचना हुई थी। क्या हुई थी जी? वेदों की रचना। क्या हुई थी? वेदों की रचना। दूसरी चीज, ये पितर मतलब पुरुष
ऐसे लिखो, पितृ समाज, पितृ प्रधान समाज। इसके अंदर जो समाज था वो पितृ प्रधान समाज हुआ करता था, मतलब कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी वो वैदिक सभ्यता की, वैदिक सिविलाइजेशन की देन है। ये क्या हुआ था? पितृ प्रधान समाज हुआ करता था। इसके अलावा अपन बात करें जो आर्य थे, आर्य, तो आर्यों की जो भाषा हुआ करती थी वो संस्कृत थी। क्या थी सरकार? आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत हुआ करती थी। वेदों की रचना हुई, इसे आर्यन सभ्यता कहते हैं। इसके अंदर गाय को अधन्य कहा गया है, गाय को अधन्य कहा गया है। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता के अंदर कौन से पशु को आधन्य कहा गया है? गाय को। किसको कहा गया जी? गाय को कहा गया है, ध्यान रखना। यह पशुपालन प्रधान था, इसके अंदर पशुपालन व्यवसाय था मुख्य। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। इसके अंदर लोहे से बने औजारों का यूज होने लगा था। वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे से बने औजारों का यूज होने लगा था। आपको मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर बताया था कि लोहा उस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अपने को कहीं से नहीं मिला था, मतलब लोहे से परिचित नहीं थे। और जो वैदिक सभ्यता है उसमें जो बंदे थे वो लोहे से परिचित थे, ठीक है। उसके अंदर कांस्य से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कांस्य से लोग परिचित थे और वैदिक सभ्यता के अंदर लोहे से लोग परिचित हैं। फिर ये ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी थी जी? ग्रामीण सभ्यता, मतलब इसकी तर्ज थी वो गांवों की तरह थी। और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। नगरीय कौन सी थी सरकार? नगरीय सिंधु घाटी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय हुआ करती थी। और जो वैदिक सभ्यता है ये कौन सी है? ग्रामीण सभ्यता है सरकार। चलो अब बात करते हैं, वेदों की बात करेंगे क्योंकि वेद इसी में लिखे गए थे। वेदों के बाद में अपन जो अपने महाजनपद हैं 16 उनके बारे में बात करेंगे। चलो पहले वेदों के बारे में बात करते हैं। पहले देखो वेद हैं कितने टोटल, ऐसे लिखो वेद। एक वेदांग नाम की चीज होती है, कभी सुना हो? सुन लो भाई, ना सुनो। एक पुराण नाम की चीज होती है, मतलब पुराण होते हैं। वेद, वेदांग, पुराण, एक उपनिषद होते हैं। क्या होते हैं जी? उपनिषद, ठीक है। ये कितने कितने हैं ऐसे बताओ पहले तो, क्योंकि HSSC में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि वेदांगों की संख्या कितनी है। तो अपने को याद रखने वेद कितने, वेदांग कितने, पुराण कितने और उपनिषद कितने। वेद की बात करें तो 4 है सरकार। कितने वेद? 4। में एक एक आपको बताऊंगा। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। वेदांग की बात करें तो वेदांग कितने? वेदांग 6 है सरकार। कितने? वेदांग 6 है सरकार। पुराण की बात करें तो पुराण कितने? 18 हैं सरकार। कितने पुराण? 18। याद कर लो भाई। वेद कितने? देखो 4 मैंने बताया आपको। वे पुराण कितने बताए मैंने आपको? 18 बताया। वेदांग कितने बताए? 6 बताए। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद कितने? 108 हैं। कितने हैं सरकार? 108 है। तो चारों चीज ध्यान दे लो। वेद कितने? 4 हैं। वेदांग कितने? 6 हैं। पुराण कितने? 18 हैं। उपनिषद कितने? 108 हैं। एक सेकंड होल्ड करो, 1 मिनट को। मैंने आपको बताया वेद कितने? 4 हैं, वेदांग कितने? 6 हैं, पुराण कितने? 18 हैं और उपनिषद कितने? 108। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। कौन सा जी? मत्स्य पुराण। जो मत्स्य पुराण है वो सबसे पुराना पुराण है, ये याद रखना, काफी बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं वेदों के बारे में एक एक चीज। पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। पहले पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसके अंदर मंडल कितने हैं? देखो बहुत बार पूछा गया है। इसके अंदर सुक्ति कितनी है? बहुत बार पूछी गई है। इसके अंदर मंडल कितने हैं, सुक्ति कितनी है और इसके अंदर मंत्र कितने हैं? बहुत बार HSSC नहीं, बाकी रेलवे SSC सब पूछती है कि जो ऋग्वेद है उसके अंदर मंडल कितने हैं। तो आपको याद रखना है ऋग्वेद के अंदर 10 तो मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सुक्ति की बात करें तो 1028 सुक्ति हैं। सुक्ति कितनी है? 1028। मंत्र की बात करें तो 10,462 मंत्र थे ओरिजिनल ऋग्वेद के अंदर।
मंडल कितने थे 10, सूची कितनी थी 1028, मंत्र कितने थे 10,462 थे। ऋग्वेद के अंदर जो अपनी सरस्वती नदी थी, कौन सी जी, सरस्वती नदी, उसको पवित्र माना गया है। ऋग्वेद में कौन सी नदी को पवित्र माना गया है, सरस्वती नदी को। किसको जी, सरस्वती नदी को क्या माना गया है, पवित्र माना गया है। इसी के अंदर गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कौन से मंडल के अंदर है जी, तीसरे मंडल में। कौन से में है, तीसरे मंडल के अंदर गायत्री मंत्र का उच्चारण है। गायत्री मंत्र आप सभी को पता होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये तो होगा शायद। तो ऋग्वेद में मैंने बताया आपको, इसके अंदर 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं, 10,462 इसके अंदर है मंत्र है। सरस्वती नदी है इसके अंदर है, सबसे पवित्र बताई गई थी। और गायत्री मंत्र की बात करें तो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल के अंदर है। कौन से मंडल के अंदर है सरकार, तीसरे मंडल के अंदर है। चलो आगे बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर जो अपनी समाज है उसको 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था। कितने वर्णों के अंदर, 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था। बोलो मास्टर जी ये वर्ण कौन कौन से हैं, आप सभी को पता होगा। ये किस बिहाफ पर बांटे गए थे ये भी देखेंगे। पहला वर्ण उन्होंने बताया था ब्राह्मण, एक बताया था उन्होंने क्षत्रिय, एक बताया था वैश्य, एक बताया था शूद्र। शूद्र शूद्र हो गया सही, ऐसे लिख लो यार, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है उसके अंदर जो समाज है उसको 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था। जो ये वर्ण बांटे गए थे ये उस टाइम पर काम के हिसाब से बांटे गए थे, वर्ग के हिसाब से। किसके हिसाब से, वर्ग मतलब काम क्या कर रहा है इंसान। जिसको वेदों का नॉलेज था उसे ब्राह्मण कह दिया गया, जो योद्धा हुआ करते थे उन्हें क्षत्रिय कह दिया गया, वैश्य जो व्यापार वगैरह करते थे उन्हें वैश्य कह दिया गया था, शूद्र जो अपने हार्ड वर्क लेबर वर्क करते थे उन्हें शूद्र कह दिया गया, शूद्र कह दिया गया। तो ऋग्वेद के अंदर वर्ण में 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये केवल काम के आधार पर बांटा गया था। जिस टाइम पर जो इंसान जैसा काम करता था वो उसे वो ही वर्ण मिल गया था। लेकिन आगे आकर उत्तर जो वेदी का काल था, उत्तर वेदी का काल था, उसके अंदर इसे जाति के आधार ले लिया गया, बट एक गलत है। ये केवल वर्ग के आधार पर बांटा गया था। आगे बात करते अपन सामवेद की। ऋग्वेद हो गया, नंबर 2 कौन सा था, सामवेद। देखो साम का अर्थ होता है सामवेद, साम का अर्थ होता है कि संगीत। इस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। क्या कहता है, संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत इसी के अंदर हुआ था। आगे बढ़ेंगे यजुर्वेद, तीसरे नंबर पर यजुर्वेद। ये गद्य और पद दोनों के अंदर है, ध्यान रखना, गद्य और पद। ये गद्य और पद दोनों के अंदर कौन सा, यजुर्वेद। यजुर्वेद के अंदर क्या क्या बताया गया था। इसके अंदर जो अपन यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने की विधि, यज्ञ, यार यज्ञ नहीं लिखा जा रहा, कमाल की बात है। यज्ञ, जो यज्ञ करने की विधि थी, यज्ञ करने की विधि, उसके बारे में बताया गया। यज्ञ करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, उसके नियम, विधि विधान, यज्ञ करने के जो भी नियम थे सारे बताए गए हैं यजुर्वेद के अंदर। बलिदान विधि बताई गई है। क्या जी, बलिदान विधि बताई गई है। ये किसके अंदर बताई गई है, यजुर्वेद के अंदर। इसके बाद में चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद के अंदर तंत्र मंत्र, जादू टोना, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन चीजों के बारे में बताया गया है। सबसे लास्ट का वेद कौन सा है, यही है।
लास्ट का वेद कौन सा है? यही है। तो मैंने आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताया, मोटी मोटी चीज़ें को फिर से रिपीट करवाता हूँ। उसके बाद अपन मगध साम्राज्य, मतलब कि महाकाल जो अपने मगध साम्राज्य था वो स्टार्ट करेंगे। महाजनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया जो वैदिक सभ्यता है वो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व पनपी है, मतलब उसका कार्यकाल था, ये था कार्य जो समय था। इसे आर्य सभ्यता भी कहते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल उसके अंदर ऋग्वेद आता है, इसका जो समय है वो 1500 से लेकर 1000 BC तक है। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से लेकर 600 BC तक है। वैदिक सभ्यता आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। वेदों की रचना इसी के अंदर भी, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। ये पितृ प्रधान समाज हुआ करता था इसके अंदर। गायों को आधन्य बोला गया, अधन्य बोला गया। पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। लोहे से परिचित थे, लोहे के औजार यूज करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोहे से परिचित नहीं थे लोग, ये बात ध्यान रखना। उसके अंदर कांस्य के औजार यूज करते थे। ये ग्रामीण सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद की बात करें तो टोटल वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं। उपनिषद की बात करें तो 108 हैं और पुराण की बात करें तो 18 हैं। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे लास्ट वाला वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। वेदों की बात करें, सबसे पहले ऋग्वेद की बात करें। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्ति हैं और 10,462 मंत्र हुआ करते थे। इसके अंदर सरस्वती नदी को क्या बताया गया है? सबसे पवित्र नदी बताया गया है। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल के अंदर इसी में है। ऋग्वेद के अंदर आदमी जो काम करते थे उसके आधार पर 4 वर्णों के अंदर बांटा गया था। सॉरी, पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो जिन्हें वेदों का ज्ञान हुआ करता उन्हें ब्राह्मण कह दिया करते उस टाइम पर। क्षत्रिय जिन्हें योद्धा हुआ करते थे उन्हें क्षत्रिय बोल दिया जाता था। वैश्य जो व्यापार वगैरह करते थे उन्हें वैश्य बोल दिया। शूद्र जो हार्डवर्क लेबर वर्क करते थे उन्हें शूद्र कह दिया जाता था। ये केवल वर्ग के आधार पर बांटी गई थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसे आकर जातिगत आधार पर ले लिया जो गलत था। ठीक है। सामवेद की बात करते हैं, संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में संगीत है। यजुर्वेद की बात करें तो गद्य और पद दोनों भागों के अंदर है। यज्ञ करने की विधि बताता है, नियम बताता है, बलिदान की विधि बताता है। अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र जादू टोना सारे किसके अंदर? अथर्ववेद है और सबसे अंतिम वेद है। तो अब थोड़ा सा आज को महाजनपद के बारे में बताता हूं, फिर अपन कल स्टार्ट करेंगे। महाजनपद देखो, जब इंडिया पनप रहा था, इंडिया के अंदर ऐसा सिस्टम था, वैदिक सभ्यता थी। उसके बाद में एक महाजनपद, एक जगह थी, राज्य था, साम्राज्य था, जो बहुत शक्तिशाली थे। उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो महाजनपद था वो कौन सा था वो बताऊंगा मैं आपको। टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है थी उस टाइम पर? 16 थी। कितनी थी सरकार? ये 16 थी। टोटल महाजनपद कितने थे? 16 हुआ करते थे। टोटल महाजनपद कितने थे? 16 हुआ करते थे। इसकी बात करें तो अपन को महाजनपद है जो 16 महाजनपद है, उनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा हुआ करता था? मगध हुआ करता था। कौन सा? मगध। और अपन मगध के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अंदर उसके ऊपर कौन कौन से शासक थे, किस किस वंश के शासक थे जिन्होंने राज किया, उसके बारे में क्लास अच्छे से पढ़ेंगे मगध के ऊपर। मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पहले बाद में पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पाटलिपुत्र कौन सी थी? पाटलिपुत्र हुआ करती थी। पहले राजगृह ग्रीबर हुआ करती थी। फिर उदायन नाम का एक शासक आया था, उसने इसकी राजधानी पाटलिपुत्र में कर दी थी, वो भी पढ़ेंगे। जो उदायन था उन्होंने अपने पिताजी अजात शत्रु की मतलब हत्या करके और गद्दी के ऊपर बैठा था। फिर उन्होंने पाटलिपुत्रम, जो पाटलिपुत्र है, उसकी क्या थी? स्थापना की थी। एक एक चीज पढ़ेंगे डिटेल से। महाजनपद है, इनके बारे में अपन को पता कहाँ से चलता है? एक तो अंगुत्तर निकाय जी। किससे जी? अंगुत्तर निकाय। ये बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। एक भगवती सूत्र। कौन सा जी? भगवती सूत्र। ये जैन धर्म का ग्रंथ है। तो अपने को महाजनपद के बारे में पता कहां से चलता है? 2 ग्रंथ हैं बड़े बड़े, उनके बारे वहां से पता चलता है। कौन कौन से? एक तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, एक भगवती सूत्र है जो क्या है? जैन धर्म ग्रंथ है। वहां से अपने को पता चलता है। टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे। मगध सबसे शक्तिशाली हुआ करता था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र बाद में उदायन ने आकर बनाई थी। इससे पहले से राजगृह गिरिभ्रज जिसकी राजधानी हुआ करती थी। अपने हरियाणा की बात करें तो एक कुरु के अंदर था, जो कुरु राज्य साम्राज्य हुआ करता था, उसके अंदर अपना हरियाणा पड़ता था। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। कौन सी हुआ करती थी सरकार? इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी।
अगर अपन बात करें मगध की, मगध मगध के ऊपर शासक की बात करें अपन, किस किस राजाओं ने किस किस वंश ने शासक किया। हर्यक वंश, पहले हर्यक वंश ने किया, नाग वंश, नंद वंश, फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश को अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हुआ करते थे, बिंबिसार। नंद वंश के महापद्मनंद, शिशुनाग। शिशुनाग थे नागवंश के संस्थापक हुआ करते थे। बिंबिसार थे ये किसके हुआ करते थे? हर्यक वंश के। और चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य के हुआ करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये मौर्य वंश के शासक हुआ करते थे, संस्थापक हुआ करते थे। इनके बारे में अपन डिटेल से एक एक चीज को पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लास के अंदर। हर्यक वंश की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार हुआ करते थे। इनके पुत्र अजातशत्रु हुआ करते थे। अजातशत्रु के पुत्र उदायीन हुआ करते थे। उदायीन ने क्या किया था कि अपने पिताजी अजातशत्रु की मृत्यु करने के बाद में ये मगध साम्राज्य था इसकी गद्दी हासिल की थी। गद्दी हासिल करने के बाद में मगध की पहले राजधानी हुआ करती थी गिरिब्रज या गिरिब्रज, गिरिब्रज या राजगृह क्या हुआ करती थी सरकार? गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। फिर उदायीन ने क्या किया? पाटलिपुत्र की स्थापना कर पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। फिर नागवंश आएगा, उसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। फिर नंदवंश आएगा, महापद्मानंद जी। इनमें एक शासक घनानंद जी हुआ करते थे, जिनके गुरु हुआ करते थे कौटिल्य। नहीं मतलब कौटिल्य इसकी उसके अंदर रहा करते थे, जो दरबार होते थे उसके अंदर दरबार में रहते थे। उनका अपमान करने के बाद में उन्होंने क्या किया? मौर्य वंश के जो शासक हुआ कर, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर एक रणनीति बनाई और घनानंद को हराया था। तो अपन एक एक चीज मगध साम्राज्य के बारे में कल से पढ़ेंगे। आज मैं यहाँ तक ही पढ़ाऊंगा आपको। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।